हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस, धातु और अधातु। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने 1 से 6 तक के प्रश्न किए थे। आज हम 7 से अगले प्रश्न कर रहे हैं। सातवां प्रश्न देखिए, दो धातुओं के नाम बताओ तो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और धातु जो ऐसा नहीं कर सकती। अब देखिए, जिंक और आयरन, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं। जिंक और आयरन अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हो। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? जिंक और आयरन। ये मैं भी लिख देता हूं, जिंक और लोहा अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। कारण क्या होता है इसका? इसका कारण क्या है कि ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में बोला कि जो इसको विस्थापित नहीं कर सकती वो कौन कौन सी हैं? कॉपर, ठीक है, Cu से इसका संकेत है। और दूसरी कौन सी है? पारा ले लेते हैं। पारा और कॉपर, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। केवल हमने इतना ही बताना है। और आपने विस्थापन में क्या ध्यान रखना, जो अधिक अभिक्रियाशील है वही के यौगिक से धातु को विस्थापित कर सकती है, तो उसको विस्थापित नहीं कर सकती। अगला देखिए, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, यहाँ एनोड में आना चाहिए, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? अब देखिए, हमने इसका जिसको शुद्ध करना होता है उसको एनोड में लगाएंगे। क्या ध्यान रखना हमने आपको? एनोड, और एनोड में क्या लगाएंगे? धातु M। ठीक है, इसको हमने शुद्ध करना है कि अशुद्ध प्लेट लिख देते हैं यहाँ पे, अशुद्ध प्लेट। और कैथोड पे हम क्या लगाएंगे? इसी धातु की प्लेट, धातु M की प्लेट। कोई भी धातु M हो सकती है, कोई भी धातु हो सकती है ये। ठीक है, और विद्युत अपघट्य क्या होगा? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में धातु M का ही जलीय विलयन लेना पड़ेगा हमें। क्या लेना पड़ेगा? धातु M का जलीय विलयन। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी धातु को विद्युत अपघटनी परिष्करण से शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध धातु होती है उसको एनोड पे लगाना, उसी की शुद्ध धातु कैथोड पे लगानी, और उसी का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर इसे गर्म किया। एक परखडली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। गैस की क्रिया क्या होगी? कब? सूखे लिटमस पत्र पर। अब सूखे लिटमस, हमने ये बताना है कि सूखे लिटमस पत्र पर गैस की क्या अभिक्रिया होगी, आर्द्र लिटमस पत्र पर गैस की क्या अभिक्रिया होगी, और उसका हमने समीकरण लिखना है। आपने हमेशा क्या ध्यान रखना, जो सूखा लिटमस पत्र है इस पर गैस की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस पर की अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि के लिटमस पत्र पर ये कोई अभिक्रिया करता ही नहीं। ठीक है ना, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। अगले में बोलता है आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्द्र जो लिटमस पत्र है उसका रंग नीले से लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रंग नीले से
लाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका रंग? नीले से लाल, क्योंकि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं। हमारे पास हमारा सल्फर था, ठीक है ना। और सल्फर क्या होता है? सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? अभी आप ये देखो ना, सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा, और उसके कारण जो है ये अम्ल तो है ही है ना, अम्ल से नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। अब इसकी अभिक्रिया लिखनी है हमने। अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे? देखिए, पहले तो सल्फर O2 के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक। और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ये सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा? ये सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा। तो इस कारण जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। ये हमारा यहाँ पर 9th क्वेश्चन था। अगले में देखिए, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। सारे तरीके हैं, जैसे आप खिड़कियां वगैरह देखते हो, जंग से कैसे बचाते हैं हम उसको? पेंट करके, ठीक है ना। और जंग से बचाने के लिए क्या करते हो? आपने साइकिल का हैंडल देखा होगा, निकेल की परत चढ़ाकर, ठीक है, निकेल की परत चढ़ाकर। जो फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं, पर हम इंक की परत चढ़ाकर जो है इनको जंग लगने से बचाते हैं, ठीक है। और बहुत से हैंगे, तेल लगा के हम वस्तुओं को जंग लगने से बचाते हैं, ग्रीस लगा के हम लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाते हैं। तो आप कोई से भी 2 कारण इसमें आसानी से लिख सकते हैं। अगला देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु में कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? अब धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? देखिए, सल्फर धातु है। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन देखिए तो क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। अभी पर भी हमने इस्तेमाल किया था ये कैसे होती हैं? ये अम्लीय ऑक्साइड हैं, ठीक। ऐसे ही आप H2 ले लीजिए, अगर इसके साथ हम ऑक्सीजन का संयोग कराएं तो ये जल बन जाएगा, ये उदासीन ऑक्साइड बन जाएंगे। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय या उदासीन दोनों प्रकार के ऑक्साइड बना सकती हैं, ठीक है। और हम सामान्यतः ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। अक्सर हम क्या बोलते हैं उनको? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। आपने ये ध्यान रखना है, सामान्यतः जो है ये अम्लीय ऑक्साइड ही बनाती है। ऐसी प्रकृति होती है इनकी, अम्लीय। यहाँ लिख देते हैं आंसर में हम, सामान्यतः। मैंने शब्द यहाँ ये सामान्यतः इसलिए इस्तेमाल किया है कि कोई एक आधा केस जो है ऐसा भी मिल सकता है। सामान्यतः अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कारण बताना है, प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब आपने क्या ध्यान रखना, प्लेटिनम, सोना और चांदी ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, ये अधात वर्धे और तन्य होती हैं। इस कारण जो है इनके आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या बताया हमने आपको? ये जल्दी से संक्षारित नहीं होती, कम अभिक्रियाशील होती हैं। और दूसरा क्या है? अधात वर्धे और तन्य होती हैं। इस कारण जो है इनके उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये अधात वर्धे तथा तन्य होती हैं। साथ ही ये धातुएं संक्षारित नहीं होती, इसीलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए पोटेशियम हैं। और लिथियम को तेल के अंदर देखिए क्यों रखा जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
ध्यान में होगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन था सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ये कक्ष ताप पर ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके जल जाती हैं, इसलिए इनको ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए तेल में रखा जाता है। ठीक है, देखिए सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये कक्ष ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, इसी कारण इन्हें तेल में रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना जले। क्या, अगला प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में किया जाता है। क्या क्या कारण होता है। ये एक तो ऊष्मा की अच्छी सुचालक है, ठीक। दूसरा क्या है, सस्ती होती है। और तीसरा कारण क्या है इसका, कि ये अपने ऊपर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है जिससे ये संक्षारित नहीं हो। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के जो खाना बनाने के बर्तन हैं उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम एक अभिक्रियाशील धातु है, फिर एल्युमिनियम भी एक इसका उपयोग अभिक्रियाशील खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में करते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की रक्षात्मक परत से ढकी रहती है, तो इसे संक्षारित होने से बचाती है। साथ ही यह एक सस्ती धातु है, इसी कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। अगला देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या होता है दोस्तों। तो सल्फाइड और कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनसे सीधे धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए जो है इनको पहले तो धातु कार्बोनेट है और सल्फाइड है, इनको ऑक्साइडों में परिवर्तित करना जरूरी हो। ठीक है, अपचयन द्वारा धातु उनसे फिर हम जो है जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनसे कट कीजिए। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड में परिवर्तित किया जाता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनसे सीधे धातु प्राप्त करना मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले इनको ऑक्साइडों में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनके अपचयन द्वारा उनसे धातु प्राप्त करते हैं। देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है कि धातु कार्बोनेटों तथा सल्फाइडों से सीधे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, जबकि धातु ऑक्साइडों से अपचयन द्वारा धातु प्राप्त करना सरल होता है। ठीक है, आसान होता है। यही कारण है इसको पहले हम ऑक्साइड में करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपने तांबे के मलिन यानी के गंदे बर्तनों को नींबू तथा इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, नींबू में अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और सिट्रिक अम्ल क्या करता है, जो धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है उसको हटा देता है और उसको हटा के उनको दोबारा नए जैसे उनकी वही चमक उनको दोबारा ला देते हैं, इसीलिए इन बर्तनों को हम नींबू से साफ करते हैं। दिखने में इस प्रकार आ जाएगा, तांबे के मलिन बर्तन को साफ करने के लिए नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें सिट्रिक अम्ल होता है, वो बर्तनों पर चढ़ी धातु ऑक्साइड की परत को हटाकर इन्हें इससे बर्तन जो है हटा देता है, इससे बर्तन जो है पुनः चमकने लगे। तांबे के मलिन बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू के रस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें सिट्रिक अम्ल होता है जो बर्तनों पर चढ़ी धातु ऑक्साइडों की परत को हटा देता है, इससे बर्तन दोबारा चमकने लग जाते हैं। इसी कारण इनको हम साफ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ 13 तक के प्रश्न किए, अगली वीडियो में हम 14 से अगले प्रश्न करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।